अस्सलाम वालेकुम जी। फिर लग पता जाएगा। मैं हाफिज मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदेद कहता है। मेरे साथ हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी इमरान भाई? एंड बिल्कुल हेलो टू ऑल द बादशाह, व्यूअर्स। बहुत अस्सलाम खैरियत से हैं, ठीक हैं, मिजाज अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वालेकुम। अल्लाह का बड़ा करम। आप चले बताइए। जी, आज आज व्हाट्सएप दो तीन चीजें हैं जिन पर हम बात करेंगे। एक तो ये पाकिस्तान का तरबियती कैंप कल से शुरू हो रहा है। खिलाड़ियों ने आज रिपोर्ट किया है। बायो बबल में चले गए हैं प्लेयर्स और कल वो ट्रेनिंग करेंगे। कल दोपहर से तरबियती कैंप शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ ये है जी कि पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी ने 7 इजाफी प्लेयर्स को भी बुला लिया है। इस कैंप में वो भी रहेंगे। फिर साथ ही साथ नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेस के लिए दो खिलाड़ियों को, सोहेब मकसूद और आजम खान को भी बुलाया है। और साथ एक और भी मामला है कि आज भी कमर्शियल शूट होता रहा कदाफी स्टेडियम में। क्योंकि टीम के तर्जुमान ने कहा है कि कोविड के बाद ही लोग उसके टेस्टिंग के बाद या क्लियरेंस के बाद ही आते हैं। लेकिन जबकि हमने देखा पीएसएल मुलतवी हुई, वहां पर भी कुछ इसी किस्म की शिकायत थी कि हम एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल नहीं कर रहे थे। उसके बाद ये वाली एक आज किस चली है, इस पर बात करेंगे नाजरीन। और इसके साथ साथ हम आज इंग्लैंड और इंडिया का भी T20 मैच चल रहा है अहमदाबाद में, उस पर भी बात करेंगे, जहां पर इंडिया ने पहले खेलते हुए 185 रन 8 विकेटों के नुकसान पर बनाए हैं और अब तक 12 ओवर्स में 92 रन स्कोर कर चुकी है इंग्लैंड की टीम। तो आगाज करते हैं सलमान भट्ट साहब। ये जो कोविड है, पीएसएल मुलतवी हुई और इस पर अभी तक तनकीद हो रही है। अभी तक जो पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी हैं, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, पीएसएल के मुलतवी होने पर भी लोग खुश नहीं है। और फिर चले एक चीज हो गई है, लेकिन अभी तक आपको लगता है कि वो जो गैर संजीदगी है या गैर संजीदा रवैया है, उसका सिलसिला जारी है? इस कमर्शियल शूट को देखकर खिलाड़ियों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी की हैं वो तस्वीरें। तो आप समझते हैं कि वाकई कुछ थोड़ा सा गैर संजीदा है ये? देखिए, आई होप कि वो जो भी वहां पर लोग आए थे कमर्शियल शूट के लिए वो सारे टेस्टेड थे और नेगेटिव ऑब्वियसली टेस्ट होंगे। मेरी उम्मीद है कि ऐसा ही हुआ होगा कि उनके टेस्ट लिए गए होंगे, उनको क्लियर किया होगा और फिर ही ये कमर्शियल शूट प्रोसीड हुई होगी। लेकिन अगर ऐसा कर भी रहे हैं तो उसके बारे में इतना बताने और हर जगह पे उसे लगाने की क्या जरूरत है? क्योंकि फिर लोग तो सवाल करेंगे और लोगों की हम्म। एप्रीहेंशंस तो होंगी, क्योंकि दे डोंट नो। हम्म। हमें भी नहीं पता कि वो टेस्टेड अमला था या नहीं। यूजुअली इस तरह का अमला टेस्टेड नहीं होता, ये तो सारे पता नहीं कहां कहां से कैमरे वाले और इधर उधर वाले आए होते हैं। सो यू नेवर हम्म। नो। और जब इस तरह हम्म। की शूट्स होती हैं तो डिस्टेंस मेंटेन करना बड़ा खासा मुश्किल होता है, क्योंकि ये आपके इर्द गिर्द करीब में घूमते हैं, इक्विपमेंट वही यूज हम्म। करते हैं, पता नहीं कितने हाथ उस पर लगे होते हैं। सो आई डोंट नो। हम्म। आई डोंट नो क्या होगा कि नहीं। ठीक है। आपका बहरहाल ये ये है कि केयरफुल रहना चाहिए। ये चीजें इतनी जरूरी नहीं है। जो भी आने वाले टूर्स हैं, मैचेस हैं, आगे प्लेयर्स के जो जो भी कमिटमेंट्स हैं, उससे जरूरी ये चीजें नहीं है। सो जरा वेटेज देना चाहिए कि जो जरूरी है इस वक्त और जो वक्त की नजाकत से होना चाहिए वही करना चाहिए। ठीक है। अच्छा सलमान, एक बात आपने की कि जो कि तकनीकी लिहाज से है, कि अगर आपके सारे के सारे प्ले जो लोग कमर्शियल शूट कर रहे हैं, जो शूट कर रहे हैं, जो उसको फिल्मा रहे हैं, उन सब लोगों के अगर कोविड टेस्ट भी अगर आप करवा लें, अगर वो नेगेटिव हैं, तो जो वो सामान है इतना सारा, वो जो साथ उनके आता है, उस सारे सामान को भी फिर आपको वो करना पड़ता है। उसकी भी वैसे ही एहतियात करनी पड़ती है जैसे आप डिसइंफेक्ट करना पड़ता है। तो ये आपका ये मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर जब ये काम होता है तो मुश्किल होता है, क्योंकि खतरे की गुंजाइश बहरहाल मौजूद रहती है। जैसे 80% आपके पास मौजूद रहता है, 20% का चांस आपके पास रहता है टेस्टिंग में, तो यहां पर भी मार्जिन जरूर रहता है, खतरा जरूर मौजूद रहता है तमाम तरह एहतियाती तदाबीर के बावजूद। जी ऐसा ही है। और जो तस्वीरें आई हैं उसमें प्लेयर्स जो हमारे 3 हैं उन्होंने तो मास्क हम्म। भी नहीं पहने हुए। सो हाँ। क्रिटिकल सिचुएशन है और उसके ऊपर एहतियात जितनी की जाए उतनी अच्छी है। और हम्म। पता नहीं क्या बात है, क्या पता नहीं ये ऐड किस चीज का है, इतना जरूरी क्यों था ये? और क्या ये दोबारा बन नहीं सकता था? या इसको अगर पूरे अमले को बायोसिक्योर करके होटल ले जाया जाता, इनका पूरा सामान सैनिटाइज किया जाता। आई डोंट नो किस तरह है, लेकिन मेरे नजदीक ये कोई काम इतना जरूरी नहीं जो कि प्लेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उनकी हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट।
सलमान, पीएसएल के मुलतवी होने के बाद भी अगर हम इस किस्म की चीजों को आगे लेकर चलते हैं तो ये किस रवैये का इजहार है कि हम हर सतह पर, आपको लगता है कि गैर संजीदा रवैया अपनाए हुए हैं, भले वो खिलाड़ियों की खिलाड़ियों की सतह तक हो या फिर उसके ऊपर क्रिकेट बोर्ड की सतह तक हो? देखिए, क्रिकेट बोर्ड में एक पूरे क्रिकेट बोर्ड का टेस्ट हुआ तो एक बंदा पॉजिटिव आया, फिर उसके बाद उन्होंने 3-4 दिन के लिए दफ्तर बंद किया और उसके बाद 50% स्ट्रेंथ से काम हो रहा है। सो उन्होंने तो रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस का मतलब कि लिया भी और दिखाया भी, सबको बताया भी कि जी हम इस तरह कर रहे हैं। लेकिन प्लेयर्स जो कि आपके सबसे वैल्यूएबल एसेट्स हैं, क्योंकि आपका सारा जो इंडस्ट्री है, जो उसका प्रोडक्ट है, जहां से आपकी सारी चीजें लिंक्ड हैं, वो तो प्लेयर्स ही हैं और गेम ऑफ क्रिकेट है। तो उनका एक्सपोज होना इस तरह से इट कैन बी रिस्की। और अब इस बारे में रोज बात होती है, मुझे समझ नहीं आती कि क्या इतना जरूरी, कैसी चीज होगी कि जिसके लिए उन्होंने, और 3 प्लेयर भी वो कौन से हैं, बाबर है, रिजवान है वाइस कप्तान, और शाहीन अफरीदी है। यानी कि ये 3 वो प्लेयर हैं कि जब भी टीम किसी भी फॉर्मेट की बनेगी तो सबसे पहले 3 नाम ये वाले लिखे जाएंगे। हाँ। पता नहीं क्या था, अब मालूम नहीं। कुछ कह नहीं सकते। अच्छा सलमान, जब हम बात कर रहे हैं इस शूट की, और उसके साथ साथ ये भी आपने बड़ी दिलचस्प बात की है कि आपके प्लेयर्स वो उसका हिस्सा हैं कि अगर आप कोई भी टीम बनाएंगे तो उसके बगैर टीम बनती नहीं है। तो वो आपके लाजमी सतून है टीम के। और उन सतूनों को ही आपने अगले मोर्चों पर भेज दिया कि आप ही लगे रहें। विदाउट आप ही अच्छा सलमान, प्लेयर्स को इजाफी तौर पर बुलवाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस कैंप में, जिसमें खुशदिल भी हैं, इमरान भी हैं, शाहनवाज, धानी, नसीम, कुछ प्लेयर्स को, 7 प्लेयर्स को इजाफी बुलवाया है। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? इस कैंप में उन खिलाड़ियों को क्या फायदा हो सकता है और क्या वाकई ये बेहतर हो सकता है फैसला? देखिए, अगर पर्टिकुलर खुशदिल की बात है तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत किस्मत वाले हैं कि अभी तक वहां पर हैं, उनको साथ बुलाया गया दोबारा से। वरना पिछले 1-1.5 साल से वो टीम के साथ हैं। जो उनकी परफॉर्मेंस है, अगर पाकिस्तान में प्लेयर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे होते तो इन्होंने दूर दूर तक नजर नहीं आना, क्योंकि लेटली जितनी क्रिकेट उन्होंने खेली है पिछले 8-10 महीने में, उसमें उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। उनमें एबिलिटी बहुत है, लेकिन वो एबिलिटी जब तक ट्रांसलेट ना हो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में तो आपको कोई रेट नहीं करता। तो मेरा ख्याल है उन्हें काफी चांसेस मिल गए हैं। इफ ही इज स्टिल देयर, ही इज वेरी लकी। और उसको चाहिए कि जो भी उसकी खामियां हैं, अगर उसे किसी ने कोई बताई हैं, अगर सबने जो कोई काम करने की कोशिश की है, तो उसे चाहिए कि वो उनको दूर करे और थोड़ी सेंस प्रिवेल करनी चाहिए उसकी क्रिकेट में। वो अजीब हर गेंद टांग की तरफ खींचने की कोशिश करना शुरू हो गया। पहले ऐसा नहीं करता होता था, पहले उस दूसरी तरफ भी शॉट्स खेलता था। अभी लेटली जितनी दफा देखा है, वो हर चीज को टांग पे घुमाने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि जैसे ऑफ स्टंप का चौका छिक्का नहीं है, जैसे घर में क्रिकेट नहीं हो रही होती कि रन लेग साइड पे होंगे, ऑफ साइड पे आप ना मारे, उधर कोई चीज टूट जाएगी। वो इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं और उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए, अपनी वीडियोस खुद भी देखनी चाहिए उसको। सलमान, मसला अगर हम सिर्फ खुशदिल की एक ही बात करें तो क्या, जब जैसा कि आपने कहा कि सलाहियत तो है, फिर मसला क्या है कि इतने ज्यादा मौके भी मिल गए आपको, सलाहियत का जिक्र भी किया जाता है, लेकिन फिर वो क्या चीज है जो छुपी पड़ी है, जो अभी तक सामने नहीं आ रही, और अगर वो सलाहियत है तो वो कारकर्दगी में क्यों नहीं बदल रही? देखिए, सलाहियत तो है। आपने उनका पीएसएल में 100 भी देखा होगा, लाहौर कलंदर्स के खिलाफ बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनिंग थी पिछले साल, जब पीएसएल की जो पहले हो रही थी, रुकने कोविड से पहले जो लास्ट मैच था मुल्तान और लाहौर का, गद्दाफी स्टेडियम में उसने 100 किया था। आउटस्टैंडिंग नॉक खेली थी। उससे पीछे चले जाएं, पाकिस्तान कप में 2 सेंचुरियां की, बहुत आउटस्टैंडिंग, कंसिस्टेंटली रन करता रहा। पिछले 1 साल से, जब से वो पाकिस्तान टीम के साथ है, 1-1.5 साल से, जब से वो नेशनल सेटअप के साथ है, उसने कहीं भी परफॉर्म नहीं किया, किसी भी जगह पे परफॉर्म नहीं किया। सो इट इज फॉर देम टू टेल कि जिनके साथ वो 1.5 साल से है कि इसकी क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये क्यों परफॉर्म नहीं कर सका, और क्या इसका फेलियर सिर्फ इसी का फेलियर है, या वो जब जो तमाम लोग इसके साथ काम कर रहे हैं, आर दे ऑल्सो एनी, उन्होंने भी कोई जवाब देना है कि जी ये क्या वजह है, क्या ये इस काबिल ही नहीं है, या फिर उनकी बात नहीं सुनता, या वो नहीं कर पा रहे इसका मसला हल। समबडी हैज टू आंसर। ठीक है, मतलब ये आपके ख्याल में अगर कोई खिलाड़ी इस तरह से मुसलसल नाकाम हो रहा होता है और वो पाकिस्तान की टीम में नाकाम हो रहा होता है और वो एक ही अंदाज में बार बार आउट हुए चला जाता है, तो उसका एक
पहलू ये भी है कि अगर एक खिलाड़ी खुद नाकाम हो रहा है तो जो उसके साथ सपोर्ट स्टाफ है, उसका जो कोचिंग स्टाफ है, क्या वो भी उनकी गलतियों को निशानदेही में और उनको सुधारने में अभी तक नाकाम रहा है? तो दोनों दोनों की नाकामी है। देखिए ये सवाल तो होगा, क्योंकि ये कोई तीनों फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है कि जिसके पास अलोंग साइड द टीम टाइम ना हो काम करने का। ये तो सिर्फ T20 खेलता है। तो इसका मतलब है कि 1.5 साल में कितने T20 हुए हैं, तो बाकी जो वक्त था उसमें जो भी प्रॉब्लम थी वो क्यों नहीं हल हो सकी। ये कोई ठीक है। टेस्ट मैचेस तो नहीं खेलता रहा या वनडे तो नहीं खेलता रहा ना, और ना ही ये सारी लीगों में खेलता है। हाँ, सारी लीगों फिर में नहीं खेलता। क्वारंटीन भी रही है, कैंप्स लगते रहे हैं, तो आई डोंट नो क्या मसला है। जो भी रेलेवेंट बंदा है, मे बी पाकिस्तान टीम के हेड कोच बेहतर बता सकें इस बारे में, या यूनुस भाई बैटिंग कोच हैं, वो बेहतर जानते होंगे कि क्या मसला आ रहा है उसको। अच्छा सलमान, ये जो प्लेयर्स इजाफी तौर पर बुलवाए गए हैं कैंप में, इस हवाले से आपकी क्या राय है? कुछ कैंप्स, इस तरह के कैंप्स वाकई खिलाड़ियों के लिए कोई मददगार साबित होते हैं? प्रोबेबली पॉसिबल है। देखिए कि हो सकता है इन्होंने आपस में कोई मैचेस कराने हो, दो टीमें बना के जाने से पहले। इंट्रा स्क्वाड मैचेस हैं, इंट्रा स्क्वाड मैचेस हैं। हाँ, तो फिर उन मैचेस में दो टीमें बनाने के लिए उन्हें इजाफी खिलाड़ियों की जरूरत तो होगी, शायद इसलिए उन्हें बुलाया गया हो। ठीक है, मतलब ये वाला एक पहलू आपके ख्याल में जरा जानदार है। यही वजह हो सकती है, और क्या वजह हो सकती है। ऑलरेडी वहां पर 18-19 लड़के हैं, तो दो टीमें बनाने के लिए आपको 11 की टीमें चाहिए, फिर दो दो तीन तीन प्लेयर बाहर भी चाहिए इजाफी। तो हो सकता है उन्होंने इसलिए 6-7 प्लेयर्स बुला लिए हों कि जरा स्ट्रेंथ ऐड जो हो जाएगी कैंप में। कोई इंपॉर्टेंट लड़के जो हैं वो, उनको अगर कई दफा होता है एक्सपेल या बैटिंग के बाद उसको आप रेस्ट दे देते हैं, लेट से वो मीटिंग कर रहा है, बाबर है या कोई और लड़का है, समथिंग इज देयर, तो एक दो एक्स्ट्रा लड़का होने से कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, सुहेब मकसूद और आजम खान को भी बुलाया गया है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। किस तरह से देख रहे हैं आप इन दोनों खिलाड़ियों की हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मौजूदगी? और बहुत सारे लोग ये बात करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि शर्जील खान को टीम में शामिल करके आजम खान के लिए रास्ता हमवार किया गया है कि जिस तरह से खिलाड़ियों को आपने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को जगह देनी होती है तो कोई ना कोई जरिया या रास्ता आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो चीजें हैं, इन दोनों खिलाड़ियों की हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आमद, और फिर जो दूसरा शर्जील और आजम खान की जो सिलेक्शन है उस हवाले से। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने वनडे टूर्नामेंट में कमेंट्री कर रहा था मैं, और आजम खान के मैंने मैचेस देखे। देखिए इसमें आप ये तो मानना पड़ेगा कि उनमें टैलेंट है, और वो जो है बॉल के बड़े अच्छे टाइमर है, उसके रिफ्लेक्सेस जो है वो अच्छे हैं। उसने कीपिंग में 5 कैचेस एक मैच में किए, मैं वो मैच पे कमेंट्री कर रहा था, मैंने खुद देखा उसको। बैटिंग में उसकी स्प्रिंट ऐसी नहीं है जितना उसका, जो उसका फिजिकल उसकी इस टाइम स्टेट है, उसको देख के आपको लगता नहीं कि वो इतना एजाइल होगा। तो यकीनन ये इन दोनों को इसलिए बुलाया गया है कि ये थोड़े से फिट इनको ज्यादा किया जाए, इनके इनके जिस्म के जो शेप है उसको इम्प्रूव किया जाए, जरा एथलेटिक हो जाए, इनको जरा एजाइल करने के लिए लाया गया है। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ये आजम भी बड़ी देर से, इसको भी पता है कि ये लाइमलाइट में है, और जो है सुहेब भी है, लेकिन इनकी फिटनेस को देख के इस तरफ इनकी कमिटमेंट में कमी लगती है। देखे जो बात ठीक है वो ठीक है, ये टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, इन दोनों ने अच्छा खेला है सीजन वनडे का भी, और पीएसएल में भी इंप्रेसिव रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लेजी लगते हैं, और उस चीज को ओवरकम करने के लिए इन दोनों को बुलाया गया होगा। मेरा ख्याल है कि ये अच्छा स्टेप है। जो टैलेंटेड प्लेयर्स हो उनको कुछ मौके मिलने चाहिए कि अपने आप को ठीक कर लो। अगर ये फिर भी उसमें मेहनत ना करें, दिल ना लगाएं, तो वो फिर इनकी अपनी ऑप्शन होगी, लेकिन इनको मौका दिया गया है, ये इस बात को अब डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा सलमान, जब हम ये चीज देखते हैं तो फिर ये उमर अकमल के साथ इतना रवैया इस तरह का क्यों नहीं अपनाया जाता? अगर हम नहीं नहीं उसकी नहीं हाफिज जी, नहीं, उसको बहुत मौका दिया गया। देखिए जो बात सही है वो बात सही है। उमर अकमल क्या मतलब, उमर अकमल के पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मैच खेला है, वो कुछ 200 के करीब उसके मैचेस हैं, शायद इससे भी ज्यादा हों ओवरऑल। ठीक है, कितने वो वर्ल्ड कप खेले हैं, वो एक एस्टैब्लिश प्लेयर हैं। अगर वो क्रिकेट खेल रहे हो, दिल लगा के खेल रहे हो, तो वो पाकिस्तान का इस टाइम पे एक सीनियर प्लेयर होता हो। लेकिन कमिटमेंट में कमी जब प्लेयर्स की होगी, तो फिर चांसेस दे दे के क्रिकेट बोर्ड भी तंग आ जाता है। मैं मानता हूं कि कुछ
कोचिंग सेटअप्स के साथ कुछ लड़कों के ग्रीवियंसेस हो जाते हैं, डेवलप हो जाता है, लेकिन ना कोचिंग स्टाफ की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, ना प्लेयर की तरफ से कोई डिफरेंस ऐसा नहीं होना चाहिए जो टीम से बड़ा हो जाए। ना तो कोई मैनेजमेंट टीम के कॉस्ट से बड़ी होनी चाहिए और ना कोई प्लेयर टीम के कॉस्ट से बड़ा होना चाहिए। तो क्लैश वहां आता है जब एक बंदा जो है वो अपने आप को बिगर देन द प्रोसेस समझ लेता है, बिगर देन द कॉस्ट समझ लेता है। तो चाहे वो इस तरफ हो, मैनेजमेंट या कोचिंग स्टाफ का बंदा हो, तो चाहे वो टीम का बंदा हो। आई थिंक उमर के केस में ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, आउटस्टैंडिंग प्लेयर। अल्लाह ताला ने उसे बड़े मौके दिए, अल्लाह ताला फिर मौके देगा। मेरा ख्याल है कि उसको अपने साथ इंसाफ करना चाहिए, उसे मेहनत करनी चाहिए, अपनी एबिलिटी के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए और दिखाएगा। अब देखें, पिछले डोमेस्टिक सीजन में एक ट्रेनर जो हमारी टीम का ट्रेनर था, वो स्पेशल उसके साथ काम करता रहा, उसको फिट करने की कोशिश करते रहे, उसको रोज भगाते रहे, उसकी जो जो चीजें शायद पीछे से उसको बताई गई थी कि उसको कराते रहे। फिर जब श्रीलंका के खिलाफ उसको मौका मिला, अनफॉर्चुनेटली उसे रन नहीं हुए, 2 या 3 मैच वो खेले सीरीज के, उस सीजन के बीच में ही खिलाया था उन्हें श्रीलंका के अगेंस्ट। तो इसमें अब आप किसको ब्लेम करेंगे? अगर आपको मौका मिल रहा है और आप रन नहीं करते, तो आप किसको ब्लेम करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ये फेयर होगा कहना कि जी उसको मौका नहीं मिला। मौका मिला है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जितना टैलेंटेड प्लेयर है उस हिसाब से उसने अपने साथ इंसाफ नहीं किया अभी तक। जब वो करेगा, हो सकता है वो दुनिया के टॉप प्लेयर्स में आ जाए। फिर क्या करना चाहिए उसे? मसला कहां पे? उसे मेहनत करनी है। मसला उसके लाइफ के डिसिप्लिन को मेंटेन करे, अपने आप को फिट करे। जवान है, क्या उम्र है अभी उसकी, 30 साल से नीचे है। क्यों अपनी बॉडी की शेप मेंटेन नहीं कर पा रहे? क्यों अपने आप को, लेट से वो कहते हैं 17 यो करो, 18 करो, इसको चाहिए 19 कर दे भाई। अगर उसके करियर पे, मैं ये नहीं कहता कि यो कराना ठीक है, लेकिन लेट से मैं हूं, उमर की जगह मैं हूं, तो मेरे आगे अगर अपॉर्चुनिटी पड़ी है खेलने के लिए पाकिस्तान के लिए, और मुझे पता है कि मेरी जगह खाली पड़ी है, मेरे जैसा कोई प्लेयर नहीं है, तो मुझे क्या तकलीफ है 10-12 शटले ज्यादा लगाते हुए? मैं क्यों ना लगा दूं, मैं 15 ज्यादा लगा दूंगा यार, क्या है इसमें? आपका ये ख्याल है कि ये अब गेंद उमर के कोर्ट में है, अब जो करना है उसने करना है? हमेशा से उसी के कोर्ट में है। देखिए, ये लाइफ में हर्डल्स आते हैं, ओवरकम आपने इंडिविजुअली खुद करने होते हैं। हर दफा हर मैनेजमेंट, हर कोच की आपसे लाइकिंग नहीं होती, ठीक है? हर दफा लैक नहीं होती। कभी कभार आप एज पे भी जिंदगी गुजारते हैं कि जहां आप जो है थोड़े ढीले होते हैं, दूसरा फायदा उठाता है। जब कोई होता है आपकी हर जो है ना वो आपको डील दिया जाता है, उसको आप पसंद होते हैं, लेकिन कोई आपसे तंग होता है, तो ये आपने जज करना है। अगर आप कह रहे हैं, बर्मला कह रहे हैं कि जी वो मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो यार आप 18 कर दो ना, आप सारा फिटनेस टेस्ट पास कर दो, आप रन्स कर दो। काफी अरसे से रन्स भी तो नहीं ना हो रहे उनकी तरफ से, फिर फिटनेस के भी इश्यूज कर रहे हैं। तो इस एज में वो देखें उनके भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने फिट है। उमर मेरे से भी बातचीत उसकी होती है, वो बड़ा मतलब इज अ लवली बॉय, हंसा मजाक और थोड़ा सा है, लेकिन मेरा ख्याल है टू बी ऑनेस्ट टू हिमसेल्फ, उसको खुद अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है। करें, उसको क्या फर्क पड़ता है जब वो ये बिलीव है। सबका आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि वो सबसे अच्छा स्ट्राइकर है अपने नंबर का, स्ट्राइक रेट भी उसका अच्छा है, स्प्रिंट भी तेज है, फील्ड भी अच्छा है। तो अगर उसके रास्ते में एक फिटनेस टेस्ट हर्डल है, उसको अचीव करे, क्या मसला है? ठीक, मतलब ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कुछ भी नहीं है हाफिज जी, कुछ भी नहीं है ये। आप 15 दिन योयो की प्रैक्टिस करें, आप 18.5 कर देंगे आराम से। ये तो फिर अगर कोई टीम मैनेजमेंट कर रहा हूँ, मैंने कहा ये मैं प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, कहीं आप वाकई 15 दिन आप लगाना शुरू कर दें आपस जो रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं ना लड़के, अगर वो 15-20 दिन, एक दिन रोज लगाएं, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाएं, तो खासी इंप्रूवमेंट आ जाती है। 18 अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, मुश्किल नहीं है। अच्छा सलमान, एक और बात, जब हम ये उमर की ही कारकर्दगी को पर बात कर रहे हैं, तो ये जिस नंबर पर मिडल ऑर्डर में वो खेलते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा तजर्बात किए उमर की अदम मौजूदगी में भी। तो वो जो एक नंबर है 5 या 6 जिस पर वो खिलाना चाहते हैं किसी को भी,
क्यों उसका मुतबादल या उस जैसा बल्लेबाज या उस जो नंबर की जरूरत है उसके मुताबिक का बैट्समैन मिल क्यों नहीं पाया है? आसिफ अली को आप देख लें, खुशदिल को देख लें, फिर आप यहाँ पर हमने कभी हुसैन तलत को भी नंबर हम ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो ये क्या वजह है कि अब फहीम अशरफ का भी नंबर ऊपर नीचे करने की कोशिश है? तो क्या वजह है कि उस हाफिज पे जी, हाफिज जी किधर निकल गए हैं? और बॉस ये उसके उसकी स्किल लेवल के प्लेयर नहीं है जिनका आप नाम ले रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, तो हो सकता है वो लड़के कभी भी इसको सुने या उन्हें कोई बताए, लेकिन ये ट्रुथ है राइट इन द फेस। वो उसकी एबिलिटी की तरह का कोई प्लेयर नहीं है उस नंबर पे पाकिस्तान में, कोई भी नहीं है उसकी एबिलिटी की तरह का। और सबसे बड़ा डिप्रेशन ही ये है कि उसको ये पता ही नहीं है, उसको एहसास ही नहीं है इस बात का। जो भाई वो तो ऑस्ट्रेलिया में जाके बैकफुट पे सामने मिडॉन मिड विकेट के ऊपर से पीटर सिडल को छक्के मारे जब वो 150 पे बॉलिंग करता था। शेन बॉन्ड के खिलाफ पहला टेस्ट डेब्यू पे 100 किया है। मलिंगा को सीधे छिक्के मार के पहला वनडे का 100 किया है। मिचेल जॉनसन, डर्क नैनस 150 पे बॉल करते हैं, उनको उसने स्वीपें मारी हैं फास्ट बॉलरों को। इंग्लैंड में 2 T20 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने 250 कर दिए। वहां वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज में उसने नीचे से आके रन कर दिए 60-60 कितनी दफा जब पाकिस्तान को जरूरत थी। तो वो तो आउटराइट मैच विनर है। ये तो 3-4 जो बच्चे हैं ये मिलके भी उस तरह के नहीं है जिस तरह का वो है ऑन हिज डे। वो बहुत लीथल है और अफसोस ये है कि उसको इस बात का एहसास नहीं। अगर वो अगर वो कामरान अकमल से 50% भी उसकी उसकी मेहनत करता ना, जितनी कामी करते हैं कामरान अकमल, जितने मेहनती हैं और कमिटेड हैं, अब अगर उमर अकमल उसका 50% भी हो तो वो इस टीम से कभी भी बाहर नहीं होता, बल्कि इस टीम का वो वन टॉप प्लेयर्स होता। ऑटोमेटिक सिलेक्शन। ऑटोमेटिक सिलेक्शन जी। उमर अकमल बाहर उसे कोई नहीं करता, उमर अकमल खुद बाहर होता है और इसका उसे एहसास नहीं अगर होगा तो जिंदगी जाया होगी। मेरा ख्याल है वो एक प्लेयर जाया है पाकिस्तान के लिए। बट साहब अभी भी आपको लगता है कि वो जिस मेहनत की आप तवक्को कर रहे हैं, जिस जिस उनकी कमी की, उम्र की कमी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो अभी भी उस खामी को, उस कमी को दूर कर लेते हैं तो वो पाकिस्तान की टीम में आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते? शर्जील नहीं आया? हम्म। बंदे का कोई पता लगता है, वो पंजाबी में कहते हैं बंदे का कोई पता लगता है। शायद वो उसके दिमाग को कुछ क्लिक करे, ठीक है, हम्म। अल्लाह ताला उसके दिल में कुछ डाल दे, कोई ऐसा बड़ा, कोई ऐसा दोस्त, कोई उसका प्यारा जिसकी बात उसके दिमाग में फंस जाए, कोई ऐसी लगन लग जाए, तो कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर वो नहीं करता तो ये उसका अपना कसूर है। कोई वो ना आप क्रिकेट बोर्ड को ब्लेम कर सकते हैं, ना मिसबा को कर सकते हैं, किसी बंदे को उसका कोई ब्लेम नहीं है। देखिए, इतना टैलेंट, इतनी एबिलिटी, ये खुद को खुद ही रोक सकता है, दूसरा बंदा नहीं रोक सकता। खुद ही रोक सकता है, कोई दूसरा नहीं रोक सकता। अच्छा जी सलमान, आवाज आ रही है? अच्छा सलमान, 185 रन, जी जी हाँ आ रही है। 185 रन स्कोर किए हैं 8 विकेटों के नुकसान पर आज इंडिया ने पहले खेलते हुए। अब 26 बॉलों पर 46 रन चाहिए इंग्लैंड को ये T20 मैच जीतने के लिए। 140 पर 4 आउट हो चुके हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस मैच को भी? और अभी इंग्लैंड को आगाज में, आवाज थोड़ी सी, हाफिज जी आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि 185 रन स्कोर किए इंग्लैंड ने पहले, इंडिया ने पहले खेलते हुए, और उसके जवाब में अब तक 140 रन स्कोर कर चुकी है इंग्लैंड की टीम। और 16वें ओवर का खेल जारी है। 26 बॉलों पर 46 रन चाहिए और 6 विकेटें बाकी हैं। जैसन रॉय के 40, जॉर्ज बटलर के 9, डेविड मिलान के 14, जॉनी बेरिस्टो के 25, और उसके बाद अब बेन स्टोक्स और इयन मॉर्गन विकेट के ऊपर है। आपको ये मैच किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? वो तो देखे मैच, ये थोड़ा सा टिल्ट इसका जो है ना वो इंग्लैंड की तरफ, क्योंकि इयन मॉर्गन बहुत टॉप क्लास प्लेयर है, बेन स्टोक दुनिया का टॉप क्लास ऑलराउंडर है और वो इस तरह की सिचुएशन में बहुत लीथल होता है। और उसने अभी भी 46 रन कर दिए हुए 22 बॉलों में। सो ही इज देयर एंड ही इज वेरी डेंजरस, और वो भी डेंजरस लग रहा है। अब यहां पर बात यह है कि ना बुमराह है, ठीक है जी, ना भुवनेश्वर खेल रहे हैं,
जो कि मेन स्ट्रेंथ है। भुवनेश्वर खेल रहे हैं, भुवनेश्वर खेल रहे हैं, सॉरी बुमराह नहीं है, और एक और मेहल शामी या कोई एक मिसिंग है, 2 बॉलर्स इंडिया के नहीं खेल रहे हैं। अब ये जो उनके आखिर के लीथल बॉलर्स जो है ना, स्पेशली बुमराह, उसके 2 ओवर पड़े होते हैं ना, तो मैं ये कहता कि इंडिया का बहुत चांस है जीतने का। लेकिन यहाँ पर अगर इंडिया जीतता है तो कोई ना कोई आउटस्टैंडिंग कोई कारकर्दगी दिखाएगा। आप देख सकते हैं आज जो है ये जो हमने इंग्लैंड की स्ट्रेंथ की बात की थी ना, कि ऊपर से लेकर 10वें नंबर तक कोई भी मैच विनर है, तो ये वो देख लें कि आज ऊपर से बटलर नहीं है, रॉय 40 करके आउट हो गए हैं, मलान जल्दी हो गए हैं, बेस्ट हो गए हैं, तो नीचे वालों ने पकड़ लिया मैच। 4 आउट हो गए और 2 अभी तक टॉप प्लेयर्स हैं। हाँ जी, अब भी 4 के बाद भी प्लेयर्स हैं जी। सैम करन अच्छी खासी हिटिंग करता है, क्रिस जॉर्डन तगड़ा बैट्समैन है, वो आदिल रशीद 10-100 वाला 9वें 10वें पे पड़ा हुआ है, मार्क वुड। तो लेकिन मेन क्रक्स जो है ना, वो इनका सैम करन तक मेन है। सैम करन, क्रिस जॉर्डन कह लें थोड़ा सा, सैम करन तक मेन है इन कंडीशंस में। इंडियन कंडीशंस की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के लिए ये 2 विकेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये पार्टनरशिप नहीं टूटती और 3 ओवर अगले नहीं टूटती तो फिर मुश्किल होगा इंडिया का मैच जीतना। और इंडिया इज मिसिंग बुमराह, हैज टू बी सेड, ही इज वन ऑफ द टॉप बॉलर्स इन द वर्ल्ड, बल्कि मे बी दी बेस्ट बॉलर स्पेशली T20 में। अच्छा सलमान, यहाँ पर टॉप 3 है इजीली वो। अगर हम बॉलिंग कार्ड देखते हैं ना, तो 3 ओवर्स भुवनेश्वर कर चुके हैं, 3 पांड्या कर चुके हैं, ठाकुर के 2 ओवर बाकी हैं, और चार के राहुल चाहर और सुंदर भी अपने 4 ओवर्स पूरे कर चुके हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि जो बाकी 4 ओवर्स हैं ये शेयर होने हैं भुवनेश्वर कुमार, पांड्या और ठाकुर में। 4 ये इनके 4 ओवर्स बनते हैं। इन्होंने ही करने हैं। अब ये इंग्लैंड के आगे पैटर्न सारा सेट है, किसने कितने करने हैं इंग्लैंड को पता है। और मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि ये 17वां या 18वां या 19 और बेन स्टोक्स की विकेट गिरी है। वाह जी वाह। जो हम कह रहे थे कि वो गिरनी लाजमी चाहिए इंडिया की, अगर इंडिया ने चांस क्रिएट करना है, तो वो गिर गई है। और आई थिंक नाउ इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, क्योंकि बेन स्टोक्स बहुत डेंजरस इनिंग खेल रहे थे और 40 रन पे आउट हो गए हैं। 200 का स्ट्राइक रेट है। इस पे हम लोग कल वापस आ जाएंगे इस मैच को जब इसका इख्तिताम। ठीक है, वो अब हिस्ट्री हो गया जी। 200 का स्ट्राइक रेट इज हिस्ट्री नाउ। अब मैच इवन हो गया। मैच इवन हो गया जी, इवन हो गया मैच। चले, मॉर्गन गया तो इंडिया फेवरेट। अच्छा सलमान, अंडर 19 पे भी मेरा ख्याल है हम कुछ कल आज वैसे कुछ एक दो चीजें हैं कि अंडर 19 टीम की भी सिलेक्शन के हवाले से वहां पर जो टूर है बांग्लादेश का, उसके लिए किसी हद तक काम मुकम्मल हो चुका हुआ है। फिर क्लब क्रिकेट पर बहुत ज्यादा बात हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो स्टेक होल्डर्स हैं, शायद कुछ दबाव तो है क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। और उसके साथ साथ ये है कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ये जो फिजिकल फिटनेस है इस वाले सीजन में, ये जो अभी गुजरा है, आपको लगा है कि ये जो नहीं जी, इयन मॉर्गन भी आउट हो गए हैं। इयन मॉर्गन इज आउट। अब इसका मैच मतलब इंडिया की फेवर में जा चुका है। इंडिया की फेवर में, लेकिन 6 आउट हो गए, 140 फॉर 6। और ठाकुर ने ये दोनों विकेटें और मैच बदल गया। मैच बदल गया जी। अच्छा सलमान, ये जो फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस यही है क्रिकेट का रंग, कि ये इतनी तेजी से रंग बदलती है कि आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं। अभी 2 बॉलें पहले जबकि सिर्फ 4 आउट थे, तो इंडिया जरा दबाव में था और इंग्लैंड जरा ऊपर वाली साइड पे था, बर्तरी थी उनको। लेकिन 2 विकेटें ऊपर तले हासिल करने के बाद अब इंडिया इस मैच को जीतने की पोजीशन में है। 22 बॉलों पर 46 रन की जरूरत है और वो खासे मुश्किल होंगे क्योंकि जो उनके बेहतरीन बैट्समैन है वो आउट हो चुके हैं। तो सलमान, ये जो मेरा ख्याल है कि ये वाला मैच कल डिस्कस कर लें, अभी चंद ओवर्स बाकी हैं। बिल्कुल ठीक है, चलें जी, बहुत
हाँ, फेवरेट था। बहुत शुक्रिया आपका जी, जिन लोगों ने हमें इस सेशन में हमारे साथ रहे, जुड़े रहे और अपने ख्यालात का आप इज़हार करें। जो लोग इस वक्त भी हमें देख रहे हैं, उनसे ये गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सलमान भट्ट साहब के इस चैनल को, और फिर लग पता जाएगा कि इस प्लेटफॉर्म पे आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से, तो ज़रूर अपने ख्यालात का इज़हार करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। मुझे सलमान भट्ट को इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। थैंक यू जी एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।